नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र ज्ञान व पाठ्यक्रम के इकाई तृतीय के अंतिम चरण में हम पढ़ रहे थे कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण की कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं। तो उसके अंतर्गत हम कुछ प्रविधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज उस रणनीति के अंतर्गत जो प्रविधियां हैं उसकी लास्ट क्लास है। हमने इससे पहले सबसे पहले क्लास में वाद विवाद प्रविधि, व्याख्या विधि, उसके बाद हमने जो कल की क्लास थी पिछली वाली उसमें भी अध्ययन किया था, ठीक है, कि पूछताछ जो शिक्षा प्रतिमान है यह रिचर्ड सचमैन जी द्वारा दिया गया था। हमने इसका भी अध्ययन किया था और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, मस्तिष्क उद्दोलन 4 विधियां हैं, 5 थी लेकिन ये 25% सिलेबस कट जाने की वजह से समूह शिक्षण हटा दिया गया है। इसलिए आपको वाद विवाद प्रविधि या वाद विवाद परिचर्या उसे कह सकते हैं। तो वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, मस्तिष्क उद्दोलन और पूछताछ विधि, ये चारों पढ़ना था। इन चारों में हमने 3 पढ़ लिया है और आज ये लास्ट हम पढ़ेंगे मस्तिष्क उद्दोलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, बात है कि मस्तिष्क उद्दोलन, ये जो आप देख रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यह आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, ये जो मस्तिष्क उद्दोलन है यह द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन में BBC जो समाचार प्रसारित करता है, नाम जानते होंगे आप, ठीक है, बहुत पुराना भी है। तो BBC द्वारा युद्ध की घटनाओं का प्रसारण किया जाता था कि आज यहाँ हमला हुआ, यहाँ सैनिक मरे, इतने मारे गए। तो ये सुन करके जो खबर है, जो वहाँ के निवासी थे ग्रेट ब्रिटेन के, वे बहुत ही उत्तेजित हो जाते थे, बहुत ही उद्दोलित हो जाते थे, ठीक है। तो ये उद्दोलित हो जाने की वजह से जब देखा गया कि खबर सुन करके उनमें और उत्तेजनाओं का संचार हो जा रहा है, तो उसी को देख करके ये हुआ कि जब ऐसा व्यक्तियों पे हो रहा है तो क्यों न इसका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करें। और यही हुआ, इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा बाद में। तो हम जानेंगे कि ये होता क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो अगर बात करें एजुकेशन एरिया में ब्रेन स्टॉर्मिंग की, तो देखिए इसमें क्या है, यह इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति अकेला रहकर नए तथा मौलिक विचार नहीं दे सकता जितना वह समूह में रहकर दे सकता है। इससे कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेले रहकर कोई नया विचार नहीं दे सकता है, जबकि अगर उसे समूह में रखा जाए, ग्रुप में रखा जाए, तो वह एक नए मौलिक विचार का सृजन कर सकता है। आगे देखिए, समूह में रहकर समूह में परिचर्या व वाद विवाद के समय व्यक्ति अनायास ही किसी समस्या से संबंधित नए विचार देता है। देख कह रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी समूह में रहता है और समूह में क्या होता है, वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है, परिचर्या होता है या वाद विवाद होता है, तो उसके द्वारा व्यक्ति अनायास ही, भले उसके पास हो ना, लेकिन बात करते करते उसके पास क्या होता है, उस समस्या से संबंधित जो हल होता है वह निकल जाता है। तो यही बात थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि मस्तिष्क उद्दोलन व्यूह रचना में एक समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। देखिए, अब ये तो आप जानेंगे कि मस्तिष्क उद्दोलन जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है यह क्या है। तो मैंने बताया कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति होता है तो वह अपना कोई नया विचार नहीं दे पाता, लेकिन जब समूह में रहता है तो कई लोगों के विचार सुन करके, वाद विवाद करके वह एक नई विचार का निर्माण कर सकता है। इसका मैं आपको आगे एक उदाहरण भी दूंगा स्वयं संबंधित। आगे देखिए, मस्तिष्क उद्दोलन व्यूह रचना में क्या होता है, मस्तिष्क उद्दोलन कैसे
निर्माण किया जाता है मस्तिष्क उद्दोलन का शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए, मस्तिष्क उद्दोलन व्यूह रचना में एक समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। एक कंडीशन बनाई जाती है, किसी सिचुएशन बनाई जाती है जिसमें कि क्या होता है, एक समस्या रख दी जाती है। समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें सामूहिक परिचर्या के माध्यम से समस्या से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे, इस प्रकार सामूहिक परिचर्या से असाधारण व मौलिक विचार देने की क्षमता का विकास होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मस्तिष्क उद्दोलन व्यूह रचना में क्या होता है, एक समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण किया जाता है और सामूहिक परिचर्या यानी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा इसमें कोई किसी समस्यात्मक परिस्थिति का निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, और इससे सामूहिक परिचर्या से असाधारण व मौलिक विचार देने की क्षमता का विकास होता है। और इस ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर मौलिक विचार, ठीक है, और असाधारण विचार, असाधारण साधारण नहीं है, असाधारण और मौलिक विचार देने की क्षमता का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है, वह क्षमता विकसित हो जाती है कि वह ऐसा कर सकता है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, मैं इसको समझाता हूँ, इसकी पूरी प्रक्रिया। देखिए, एक बार की बात है कि एक बार की बात नहीं, आप कुछ दिन पहले की बात कर सकते हैं, 5-6 दिन पहले की बात है। बीएड 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो रहे हैं और मार्केट में नवीन की जो सीरीज मिलती है वह नहीं मिल रही थी। मैं, आनंद सर और मणि सर और एक सर और भी है, हम सभी लोग बैठे थे, बात कर रहे थे कि आखिर में सभी जो प्रशिक्षु हैं बीएड 4th सेमेस्टर के, उनके पास यह कैसे पहुंचाई जाए। तो मैं अकेले 1-2 दिन सोचा तो कोई मुझे निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुआ कि मैं कैसे पहुंचाऊं। भाई, सबको मैं कोरियर तो कर नहीं सकता और है भी नहीं, मार्केट मिल भी नहीं रहा है, तो करें क्या। तो फिर जब हम साथ में मिल के बैठे तो जो हमारे और मणि सर थे वे थोड़ा मल्टीमीडिया में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा था, फ़ोन की जानकारी ज़्यादा है, वो आपको एग्जाम्पल भी फ़ोन से ही संबंधित देते होंगे अधिकतर। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम PDF बना देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम PDF बना देते हैं तो पहुंच जाएगा सबके पास। हमने कहा हाँ, बहुत ही अच्छा विचार आपका है। तो पूरी सीरीज़ की PDF बना करके सभी जो बीएड 4th सेमेस्टर के प्रार्थी थे, सभी प्रशिक्षुओं को भेज दिया गया और सभी इस समय अध्ययन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि इतने कम समय में 15-20 दिन में आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, और किताब पढ़ने का समय आपके पास है नहीं, तो आप कैसे तैयारी करेंगे। सीरीज लेंगे ही, भाई जुगाड़ुआ कोई व्यवस्था करेंगे आप, जुगाड़ू व्यवस्था। ठीक है, तो वह कैसे पहुँचेगी। तो मैं अकेले नहीं सोच पाया। यहाँ कहा गया ना कि व्यक्ति अकेला रहकर नए मौलिक विचार नहीं दे सकता, जितना कि वह समूह में रहकर दे सकता है। तो समूह में जब हम बैठे 4-5 लोग, तब एक नया विचार उत्पन्न हुआ कि इसकी PDF बना दी जाए तो सबको भेजा जा सकता है। तो यह किसकी देन है, यह जो विचार आया यह मस्तिष्क उद्दोलन की देन है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि एक टेट के लिए कोचिंग नई ओपन हुई थी, बार बार न्यूज़पेपर में एड उसके आ रहे थे कि मात्र 1500 रुपये में ज्वाइन करें, 1500 में ज्वाइन करें, आज ऑफर लास्ट है, कल 1 अप्रैल हो जाएगा, फीस बढ़ जाएगी। मैं रोज़ देखता था, रोज़ निगलेक्ट करता था, रोज़ देखता था, रोज़ निगलेक्ट करता था। लेकिन जब लास्ट दिन आया कि कल 1 अप्रैल है, फीस बढ़ जाएगी और आज इतने में ले लीजिए, तो मैं रोज़ देख के मैं क्या प्रेशर बन गया, एक प्रेशर हो गया, एक उद्दोलित कंडीशन में मैं हो गया कि देख ही लेते हैं 1500 दे करके, है क्या इसमें, कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सर हैं। तो वही है कि ब्रिटेन में क्या किया गया, ग्रेट ब्रिटेन में, वहाँ पर विश्व युद्ध से संबंधित समाचार फैला करके वहाँ की जनता को और उद्दोलित किया गया, जिससे कि और भी लोग सैनिक बन करके तैयारी करने लगे देश सेवा हेतु, यानी कि सैनिक बन करके, ठीक है, युद्ध में जाने के लिए। तो वही काम करा, किसी एक चीज़ से अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यही कहने का यहाँ पे अर्थ है। समझ में आ गया आप सभी को। 2 उदाहरण मैंने स्वयं से दे दिया, ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अब यह बात हो गई कि मस्तिष्क उद्दोलन है क्या, कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। बहुत सारे लोग जब रहेंगे, ग्रुप बनेगा, तभी कोई नए विचार जन्म ले सकते हैं। यहाँ हमने बताया कि इसमें क्या होता है, एक समस्यात्मक परिस्थिति दी जाती है, ठीक है, उसमें ग्रुप बना करके उस समस्या संबंधित निष्कर्ष निकाला जाता है। इससे क्या होता है, असाधारण और मौलिक विचार देने की क्षमता का विकास होता है। अब समझिए कि ये कैसे पूरी प्रक्रिया की जाती है संपन्न। सबसे पहले समझिए, इसकी मैं प्रक्रिया को बता रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस।
देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक चुनौतीपूर्ण समस्या रख दी जाती है, ठीक है, सम्मुख छात्रों की, और उसके समाधान हेतु परिचर्चा करना होता है, यानी ग्रुप डिस्कशन करना होता है, ठीक है। और इस प्रकार के आयोजन का निर्माण करने से पूर्व कुछ तैयारियां भी की जाती हैं। जैसे कि अब तुरंत ऐसा थोड़ी ना कि छात्र आए समस्या रख दिए, नहीं, पहले समस्या रखने से पहले क्या करना होता है, कुछ तैयारियां की जानी चाहती है। जैसे कौन कौन सी तैयारी की जानी चाहिए? सबसे पहले यह तय करना होगा कि कौन दर्शक होंगे, कौन श्रोतागण होंगे। उसके बाद जो विशेषज्ञ होते हैं वह कौन कौन से लोग विशेषज्ञ समिति में शामिल होंगे। अगला है कि मस्तिष्क कौन बनेगा। मस्तिष्क का मतलब ये है कि कोई भी जो बालक है वही मस्तिष्क बन जाता है। मस्तिष्क बनने का मतलब है कि वह समस्या का समाधान करने में अपना योगदान देता है, ठीक है। तो ब्रेन कौन बनेगा, मस्तिष्क कौन बनेगा, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, पहले से निर्माण कर लिया जाता है, पहले से ध्यान दे दिया जाता है, ठीक है। तैयारी पहले से कर ली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रधानाध्यापक जो होते हैं वह प्रधानाध्यापक को छात्रों के विचारोन्मुखी प्रश्न आमंत्रित करने चाहिए। यानी कि जो प्रधानाचार्य महोदय होते हैं विद्यालय के, वह बालकों के समक्ष विचारोन्मुखी, अब कहेंगे विचार धन उन्मुखी, यानी विचारों का क्या करना, उन्मुख होना, ठीक है, यानी थॉट प्रोवोकिंग, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम थॉट माने विचार, प्रोवोकिंग माने उन्मुखी, ठीक है, विचारोन्मुखी प्रश्न आमंत्रित करने चाहिए। और इस प्रश्न को आमंत्रित करने के लिए, आमंत्रित मतलब कि विचारों जो छात्र से हमें निष्कर्ष प्राप्त करने हैं ये आपके मस्तिष्क उद्दोलन द्वारा, तो हम उनको ऐसे प्रश्न दें जिसका कि वह अपने विचारों के द्वारा आदान प्रदान करके उसका निष्कर्ष हमें प्रदान कर सकें। तो वही कर रहा है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चुनौतीपूर्ण एक समस्या उनके समक्ष रख दी जाती है, ठीक है, और उसके समाधान हेतु चर्चा की जाती है। लेकिन समस्या रखने से पहले कुछ तैयारी की जाती है, जैसे मस्तिष्क कौन बनेगा, और उसके बाद कौन श्रोतागण होंगे, विशेषज्ञ समिति में कौन शामिल होगा, ये सब जब निश्चय हो जाता है तो उसके बाद प्रधानाध्यापक जो होते हैं वह छात्रों के समक्ष जो प्रश्न रखते हैं वह विचारोन्मुखी प्रश्न रखते हैं, ठीक है। और विचारोन्मुखी प्रश्न रखने के लिए एक प्रश्न पेटी का निर्माण किया जाता है। इस प्रश्न पेटी को विद्यालय में कहीं सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है। रखने के बाद क्या होता है कि प्रश्नों की जो शैली होती है, कि प्रश्नों की भाषा शैली, यह जो प्रश्नों का स्तर है यह कठिन है कि आसान है, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण हमारे विशेषज्ञ समिति के सदस्य करते हैं। विशेषज्ञ समिति के सदस्य इस पेटी में जो प्रश्न पड़े हुए हैं उनका क्या करते हैं, उन विचारोन्मुखी प्रश्न को देखते हैं कि वो बालकों के स्तर का है, बालकों की कठिनाई का है कि नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह तैयारी जब हो जाती है पहले से, तो फिर आमंत्रित किया था छात्रों को, छात्र आते हैं। उसके बाद जो प्रश्नाधिपति होते हैं यानी क्वेश्चन मास्टर, एक प्रश्नाधिपति भी होते हैं, प्रश्न के अधिपति, यानी उनके अधिकार में प्रश्न होता है, अंग्रेजी क्वेश्चन मास्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन मास्टर जो होता है वह सभी जो चयनित प्रश्न होते हैं, जो विशेषज्ञ चयन किए होते हैं प्रश्नों का, उनको वो क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। पढ़ करके बच्चों को बताता है। अब जो बालक मस्तिष्क बने हुए हैं, जो ब्रेन बने हुए हैं, वह उन प्रश्नों को सुन करके क्या करते हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, परिचर्चा करते हैं, और परिचर्चा करके एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिस निष्कर्ष का जो विशेषज्ञ समिति में सम्मिलित होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं, उस निष्कर्ष का मूल्यांकन करते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया हो गई, हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि समस्या होती है, समस्या के समाधान हेतु चर्चा होती है, ठीक है, और इसके लिए पूरी तैयारी करनी होती है। उसके बाद जो प्रधानाध्यापक होते हैं विचारोन्मुखी प्रश्न रखते हैं, और प्रश्न रखने के लिए एक प्रश्न पेटी का निर्माण होता है। प्रश्न पेटी में प्रश्न डाल दिए जाते हैं। उसके बाद विशेषज्ञ आते हैं, उस प्रश्नों को उनका लेवल चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मास्टर बच्चों से प्रश्न उनके समक्ष रखता है, और बालक उससे परिचर्चा करके निष्कर्ष निकालते हैं, और उस निष्कर्ष का मूल्यांकन किया जाता है विशेषज्ञों द्वारा, ठीक है। इस तरह यह पूरी मस्तिष्क उद्दोलन की प्रक्रिया संपादित की जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि मस्तिष्क उद्दोलन क्या है और मस्तिष्क उद्दोलन की प्रक्रिया कैसे संपादित की जाती है, मस्तिष्क उद्दोलन का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ से हुआ। अब हम जानेंगे कि मस्तिष्क उद्दोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है।
देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। विशेषता सबसे पहली क्या है कि यह शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। कौन? आपका मस्तिष्क उद्दोलन। मस्तिष्क उद्दोलन जो है यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यानी इसके जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वह किस पे बेस्ड हैं? वो आपके शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड हैं। ठीक है, आगे छात्रों को चिंतन तथा समस्या समाधान करने हेतु उत्साहित करता है। मस्तिष्क उद्दोलन जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि इसके द्वारा क्या होता है, जो बालक होते हैं वह समस्या समाधान करने के लिए उत्साहित होते हैं कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर सभी समूह बना करके सोचते हैं। आगे छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। सृजनात्मक क्षमता का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक चीज़ के लिए अनेक उपाय खोजना, एक समस्या के समाधान के लिए अनेक उपाय तरह तरह से सोचना ही सृजनात्मकता कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। एक बालक सोचता है कि समस्या का समाधान किस तरह से किया जाए और उस तरह को सोचने के लिए वह अपने मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। आगे देखिए, यह छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक विचार हेतु प्रेरित करता है। आपका मस्तिष्क उद्दोलन जो है वह स्वतंत्रतापूर्वक विचार हेतु प्रेरित करता है बालकों को कि वे स्वतंत्र अपने मन मस्तिष्क के विचार करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखिए, पांचवा है सामूहिक चिंतन तथा वार्तालाप इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं। सामूहिक चिंतन होता है, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि सामूहिक परिचर्चा जब होगी, ग्रुप डिस्कशन जब होगा, तो जो चिंतन होगा वह भी क्या होगा, वह भी सामूहिक होगा। तो इस तरह से सामूहिक चिंतन तथा वार्तालाप जो हैं यह इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि अब हम समझेंगे कि कुल जो प्रश्नाधिकारी है, जो प्रश्न करता है, ठीक है, जो प्रश्नाधिपति प्रश्न करता है, ठीक, उससे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बात कर रहे थे कि जो प्रश्नाधिपति होता है उनको कौन कौन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी ये है कि जो प्रश्न रहते हैं, सावधानियाँ, ठीक है, ये हेडिंग है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं सावधानी लिख करके। देखिए सबसे पहली बात कि जो प्रश्न होते हैं वह स्तरानुकूल होना चाहिए बालकों की या छात्रों की। जो छात्र हैं उनके स्तर के अनुकूल प्रश्न को होना चाहिए, ठीक है, और उनके ज्ञान, रुचि तथा पाठ्यक्रम से जो प्रश्न होता है वह क्या होना चाहिए, वह संबंधित होना चाहिए। यह हो गया पहला। दूसरा देखिए कौन सा सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा यह है कि प्रश्न स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए कि कितने प्रश्न होंगे और प्रश्नों में स्पष्टता होनी चाहिए। प्रश्न समझ में आ जाए कि यह क्या कह रहा है, यानी कि द्विअर्थी, दोहरे अर्थ वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है, देखिए तीसरा यह है कि जो व्यक्तिगत अवधारणा होती है उनसे संबंधित प्रश्न नहीं होने चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिएगा सुन करके अपनी कॉपी में, ठीक है। तो तीसरा सावधानी ये है कि व्यक्तिगत अवधारणा पर प्रश्न नहीं होना चाहिए। जैसे हमें दूध पी करके रोटी खानी चाहिए या दूध रोटी साथ खाना चाहिए, ये व्यक्तिगत अवधारणा है। किसी को हो सकता है कि दूध रोटी साथ में खाना पसंद हो और किसी को रोटी सब्जी के साथ खा करके दूध पीना पसंद हो। तो यह व्यक्तिगत अवधारणा का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाना चाहिए। आगे देखिए, जो प्रश्नों की भाषा हो वह भाषा सरल, सुगम और सुनिश्चित के साथ साथ बोधगम्य होनी चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा पांचवा कि हास परिहास के भी प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। आप कहेंगे हास परिहास के प्रश्नों को सम्मिलित क्यों करना चाहिए? हास परिहास मतलब हंसी मजाक। देखिए क्योंकि कोई भी जब काम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एकदम जैसे कि सीरियस नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य एकदम गंभीरतापूर्वक सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, प्रश्न चल रहा है, कोई किसी से नहीं बात कर रहा है, बस बुलाया जा रहा है, लोग मशीन की तरह जा रहे हैं, रोबोट की तरह, फिर वहाँ से चले आ रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, फिर बुलाया जा रहा है, फिर जा रहे हैं, वो औचित्य नहीं है उसका। थोड़ा आनंद भी तो आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह आपके हास परिहास, जो पांचवा नंबर हमारा है, हास परिहास के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए छठवां क्या है कि विवादास्पद, कौन? विवादास्पद यानी कि झगड़ा करने वाला प्रश्न। ठीक है। विवादास्पद, अधिक समय लेने वाला
ठीक है, यानी कि जिन प्रश्नों के उत्तर खोजने में ज़्यादा समय लगे, ठीक, तो विवादास्पद, अधिक समय चाहने वाले और पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित तथा धार्मिक और व्यक्तिगत भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले प्रश्न को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्न न हो जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों या फिर कोई विवादास्पद प्रश्न हो जिसपे कि किसी मनोवैज्ञानिक की राय अलग हो और आपकी राय अलग हो, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसको, जो आगे प्रश्नाधिपति क्वेश्चन मास्टर हैं उनको और विशेषज्ञों को, ठीक है। और सातवां हमारा है कि जो भी कक्षानुकूल प्रश्न का निर्माण हमेशा किया जाए, जो भी प्रश्न बने वह कक्षानुकूल हो। कहने का अर्थ यह है कि कक्षा 5 के छात्र से यह न पूछा जाए कि अमोनिया के लाभ बताइए या अमोनिया का उपयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं, सूत्र बताइए, तो नहीं बता पाएगा ना। अब जो इतिहास भूगोल का छात्र है उससे आप पूछेंगे कि बताइए कि अमोनिया का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। और जो विज्ञान का छात्र है उससे आप पूछेंगे कि बताइए अकबर के दादा का नाम क्या था, तो वह तो अगर मान लीजिए सामान्य ज्ञान पढ़ता है तो बता देगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है वह तो वो नहीं बता पाएगा कि क्या था। या अगर कोई गहराई से प्रश्न आप पूछेंगे इतिहास भूगोल का तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आर्ट का छात्र नहीं है, वह साइंस का छात्र है। तो इसलिए कक्षा अनुकूल प्रश्न भी पूछने चाहिए। यह सावधानियाँ आपके मस्तिष्क उद्दोलन का परीक्षा का निर्माण करते समय, प्रश्नों का निर्माण करते समय सावधानी रखनी चाहिए। जो मैं अभी बताया हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। और अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जो पाठ्यक्रम स्थानांतरण है इसके लिए अन्य कौन कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं और उसके कौन कौन से निर्धारक हैं। तो पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में हम एक चीज़ और बताएंगे आपको कि कैसे कॉपी लिखना है आपको आपकी परीक्षाओं में, इसके बारे में भी हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो इस तरह से यह आपका मस्तिष्क उद्दोलन समाप्त होता है। देखिए निष्कर्ष यही निकलता है लास्ट में कि मस्तिष्क उद्दोलन भारत जैसे जो विकासशील देश है इसमें यह मस्तिष्क उद्दोलन अभी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सका है, क्योंकि यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है वह सिर्फ परीक्षा पर केंद्रित है, पढ़िए लिखिए और पास हो जाइए, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है और साथ में खर्च भी आता है इस मस्तिष्क उद्दोलन कराने में, इसलिए उपयोग कम होता है। हालांकि इसके जो परिणाम होते हैं वह बेहतर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।